नमस्कार दोस्तों। महान लेखक शेक्सपियर ने लिखा है कि शैतान अपने पाप छिपाने के लिए धर्म का सहारा लेता है और पापी अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए झूठ का सहारा लेता है। कमोबेश आज हम इसी तरीके से देख रहे हैं, झूठ भी लिया जा रहा है, धर्म का भी सहारा लिया जा रहा है और इसी के बूते तमाम सारे लोग खड़े। शुरुआत करूंगा, देश भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई सबसे ग्रसित है। इन सब से लड़ने का विषय है। तमाम जगह छोटी छोटी जमीनों के लिए और चीजों के लिए हत्याएं हो रही। हमने अभी देखा देवरिया में जिस तरीके से हत्या हुई और 5 लोगों की हत्या हुई और सारी चीजें, उसके बाद में लोग खामोश हैं। तमाम चीजें जातिगत लड़ाई लड़ने को उतारू हैं। दूसरी तरफ आज फिर उसी उत्तर प्रदेश में डबल मर्डर हो जाता है छोटी सी जमीन के लिए। ये खेल एक नहीं है, रोज हो रहे हैं। बेटियों की आबरू लूटी जा रही है और न जाने क्या क्या हो रहे हैं। एक बाबा इसलिए कह रहा हूं कि वो भगवा ओढ़े हुए था, भगवे कपड़े पहने था। तो लड़कियों के साथ सो के इलाज करते हैं। क्या किया है आपके साथ? गलत काम किया है। अरे इसके पेट में दर्द रहता था। अभी तो आप नाड़ा बांध रहे थे और बोल रहे हैं पेट में दर्द। कहता है लड़की का मैं इलाज कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, और इस नाम पे उस लड़की के साथ में बुरा काम कर रहा था। उस लड़की ने कहा, जो हनुमानगढ़ी है वहां पर एक कथित साधु की हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि जमीनों और सबका जो घोटाला चल रहा है उसके कारण ये हुआ। और सब छोड़िए, सड़क छोड़ दीजिए, आयुष्मान भारत योजना भी छोड़ दीजिए। भगवान राम के नाम पर वोट लेने वालों ने क्या किया कि भगवान राम के घर को नहीं छोड़ा। अयोध्या विकास परियोजना में ठेकेदारों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का फर्जी बड़ा कर दिया। तो ये सारे खेल चल रहे हैं और ऐसी स्थिति में हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी क्या बोलती है वो भी जान लीजिए। I think that there are indices which do not project the India story, and deliberately so. For instance, Global Hunger Index. That makes headlines now. Many people have said it's all hogwash. How do they build that index? 3,000 people in a country of 140 crore get a phone call from Gallup. And they're asked, are you hungry? Now trust me, I have left my house in Delhi in the morning at 4 today. I got a flight at 5 to go to Kochi. I did a conclave there, got a flight at 5 o'clock to come to this program. अभी थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी जी का एक बयान सुना। उस बयान में वो बता रही हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह के कोई मायने ही नहीं है। बस फोन करके लोगों से पूछा जाता है क्या आप भूखे हैं, क्या आप भूखे हैं। और वो सुबह से निकली हुई है घर से, 4 बजे से कोचीन गई और फिर कहां आई और फिर कहां आई फ्लाइट से। तो अगर कोई उन्हें भी फोन करके पूछेगा तो वो बताएंगी हाँ मैं भी भूखी हूं। मुझे नहीं पता कि आपकी इग्नोरेंस है या आपकी इनसेंसिटिविटी, आपकी अनभिज्ञता है या आपकी असंवेदनशीलता है कि भुखमरी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आप इतने हल्के तरीके से बोल रही हैं। क्योंकि इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री होने के नाते यह अत्यंत चिंताजनक बात है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती हो और अगर नहीं जानती है तो यह और बड़ा चिंता का विषय है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हेविली बेस्ड है 4 इंडिकेटर्स पर: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टालिटी। अंडर नरिशमेंट में पता चलता है कितनी कैलोरी इनटेक हो रही है। चाइल्ड स्टंटिंग में पता चलता है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों की अपनी एज के हिसाब से कितनी लंबाई है। चाइल्ड वेस्टिंग में पता चलता है कि 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अपने लंबाई के हिसाब से क्या वजन है और वो माल न्यूट्रिशन का इंडिकेटर होता है। और चाइल्ड मोर्टालिटी बताता है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु हो रही है, वो उसका इंडिकेटर है कि ये माल न्यूट्रिशन से हो रही है, एनवायरमेंट कारणों से हो रही है। ये 4 इंडिकेटर्स हेविली बेस्ड ये सर्वेस पे रहता है। तो ये कह देना कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये मखौल उड़ाना ही नहीं है, बड़ा दर्दनाक भी है। और ये सारे चारों इंडिकेटर्स
यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हिस्सा है, जिस पर आपकी सरकार प्रतिबद्ध है अचीव करने के लिए। तो मुझे नहीं पता कि एज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर आपको इसके बारे में पता नहीं है, और पता है तो आप क्यों बिना पलक झपकाए झूठ बोल रही हैं। लेकिन आपका एक झूठ मेरे गले के नीचे नहीं उतरा, और उस पर मैं आपको सिर्फ एक सलाह देना चाहती हूं। आपसे ज्यादा सशक्त और वीआईपी कम महिलाएं होंगी हिंदुस्तान में। आप इस हिंदुस्तान को हवाई जहाजों से नाप रही हैं, जैसा कि आपने अपने वीडियो में कहा। तो मैं सिर्फ उस पर एक बात कहना चाहती हूं, उन हवाई जहाजों में मील मिलती है, ऑर्डर कर लीजिएगा। जहां आप पहुंचती हैं आप वीआईपी हैं, हर तरह का खाना मिलता है, ऑर्डर कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप ये कहती हैं कि अगर फोन आएगा और आप बता देंगे कि आप भुखमरी का शिकार हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों के घाव को जरूर कुरेदती हैं जो गुर्बत, गरीबी और भुखमरी के चलते रात की एक रोटी कम खाकर गुजर बसर कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। वो कहती हैं कि ये जो सर्वे होते हैं, ये सर्वे फोन से ऐसे ही कर लिए जाते हैं। मैं ही अगर पूरे दिन बगैर खाए जा रहे हूं और कोई मुझसे पूछेगा, मैं कहूंगी मैंने ही नहीं कुछ खाया है। मुझे लगता है यदि शायद थोड़ा सा पढ़ी होती, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान होता, तो वो इस तरह की बात नहीं करती। मैं स्टैटिस्टिक्स का विद्यार्थी रहा, मुझे याद है कि किस तरीके से उसमें एक पूरा एक उसका साइंस होता है सर्वे का। और ये सर्वे ऐसे नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री को विश्व गुरु बनाने के सर्वे होते हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनाने के सर्वे होते हैं, और न जाने क्या भाजपा के लिए सर्वे होते हैं। ये सब सर्वे जरूर टेलीफोनिक होते हैं। लेकिन जो ये वैश्विक डाटा बनते हैं, जिन्हें ग्लोबल लेवल के डाटा हैं, वो डाटा बड़ी जमीनी उससे बनते हैं। सरकार के आंकड़े, एनजीओज के आंकड़े, दूसरे और तमाम सारी चीजों के आंकड़े, विश्व बैंक के आंकड़े, पूरे कितना कितना पैसा बैंक और दूसरी चीजों से उस चीज के लिए गया, उसके आंकड़े, और उसके बाद में जमीनी हकीकत, इन सब का पूरा एक रिपोर्ट बनती है। और वो रिपोर्ट पूरी सर्टिफाई होती है, उसके बाद में उस पर रिपोर्ट बनती है। और उसी आधार पर भारत आज दुनिया का 111वें नंबर पर सबसे भूखमरा देश हो गया है, यानी सबसे बुरी हालत में आ गया है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और चाइना वाइना तो राजा हैं एक प्रकार से, तो उन सब से भी बुरी स्थिति में आ गया। आप सोचिए, नेपाल जैसे से हम आ गए, जो हमारे यहां आते थे, हमारे यहां से अनाज के चक्कर में रहते थे, इस तरह की दशा है। इसके बाद वो कहती हैं ऐसी बात, तो अब ये लगता है कि थोड़ा सा पढ़ी होती है, एल जैसी यूनिवर्सिटी का जो बताती हैं कि लिखती हैं 2014 में कि ग्रेजुएट हैं। जब शोर मचता है तो पता चलता है, फिर अपने अगले जब 2019 में एफिडेविट फाइल करती हैं तो कहती कि नहीं, मैं अंडर ग्रेजुएट हूं। तो अब आप समझिए, इस तरीके के लोग हैं। और ये वही अकेले नहीं है इस पार्टी में, ऐसे तमाम सारे फर्जी डिग्रीधारी हैं। तो उन पे क्या कहा जाए। लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट के नाम पे साहब आजम खां को सजा हो जाती, उनकी पत्नी और उनके बेटे को सजा हो जाती है। क्यों? क्योंकि नफरत का खेल। उन्होंने कहीं उसका दुरुपयोग नहीं किया था, गलत बना था तो उन्होंने दूसरा बनवाया, लेकिन इसी पर सजा हो जाती। तो यह है। इसके बाद आई, क्योंकि उसे कोई सरकारी नौकरी या कोई चीज और वो नहीं लेना था। किसी भी राजनीतिक उसके लिए पढ़ना लिखना होना जरूरी नहीं है, लेकिन है। अब ये सरकार, किसी धर्म के लोग होंगे तो उनको सजा हो जाएगी, कुछ जातियों के लोग होंगे उन्हें सजा हो जाएगी। यही होता है, और कमोबेश इसी तरीके के खेल चल रहे हैं। तो एक तो ये, दूसरा जिस तरीके से लूट चल रही है, लूट का खेल। सीएजी की रिपोर्ट आती है, और कैग की रिपोर्ट के बाद में स्थिति ये होती है कि जो अफसर बेचारे 3 रिपोर्ट देते हैं, उनका किस तरीके से तबादला करके और सब करके किया जाता है, वो भी आप समझ लीजिए। जो चंद महीनों से ही थे, जो लंबे समय से डटे हुए हैं, उनके तबादले नहीं होते हैं, और उन्हीं 3 के होते हैं जो ये रिपोर्ट दे देते हैं। अब उससे पता चलता है
कि धर्म के नाम पे कैसे लूट हुई, अयोध्या में किस तरीके से लूटा गया, क्या क्या किया गया, किस तरीके से दूसरी जगह अडानी और दूसरे लोगों के लिए किया गया। जो 1 रुपए के हिसाब से सड़क बननी थी वो 14 रुपए के हिसाब से बनी, जो प्रमाणित खर्च से भी कितना, जो एक सड़क गिनी जाती है उसे 4 बार सड़क गिना गया। तो इस तरह से भी खेल हुए। तो इस तरह से आंकड़ों का खेल और तमाम सड़कों के नाम के और दूसरे नाम से जो है खेल किए गए, ये देश के लिए घातक है। और यही खेल चल रहे हैं। बनी हुई सड़कों को थोड़ा सा वो करके कहते हैं हाँ साहब इसका भी पैसा हो गया, पैसा पूरे का लेंगे, सड़क बनाएंगे एक लेंगे। तो इस तरह से भी खेल है। तो लूट का खेल मचा है। प्रधानमंत्री एक कह के कि हाँ सेमी बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, सब उद्घाटन करते हैं, वो करीब 18-20 किलोमीटर उससे जाना है, और 18-20 किलोमीटर के उस क्षेत्र की ट्रेन के लिए साहब जाने क्या, और उसको नमो और कौन अपने नाम पे बताइए ट्रेन का करवा देते हैं। आज तक जो 450 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है चाइना में बुलेट ट्रेन, वहां के तो उन्होंने अपने राष्ट्रपति ने अपने नाम पे नहीं करा लिया, जापान ने नहीं करा लिया, कोई और देश ने नहीं करा लिया। हिंदुस्तान में महान है, सब मोदी के नाम पे स्टेडियम, मोदी के नाम पे, और पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने नाम पे तमाम चीजें करता घूम रहा है। तो इस तरह के खेल है। फिर लूट मची है। लूट का मैं बार बार बताता हूं कि किस तरीके से राइट ऑफ करके और सब करके 25 लाख करोड़ रुपया 9 साल में माफ कर दिए गए इन पूंजीपतियों। आपका कितना रुपया माफ हुआ है ये मुझे बता दीजिए। आपके कर्ज का एक नहीं माफ हुआ हो। कोविड का भी आपको देना पड़ा है जब लॉकडाउन लगा था, लेकिन साहब उनके माफ कर दिए जाते हैं। और माफ करके क्यों, क्या किया जाता है, क्यों किए जाते हैं? क्योंकि चुनाव में जो ये भारी भरकम पैसा इस्तेमाल हो रहा है वो वहीं से आ रहा है, उसी की हिस्सेदारी है। मोदी की जो अय्यासी भरी जिंदगी है वो वहीं से चलती है, और इसीलिए वो दिखाते हैं हम तो कुछ लेते नहीं। तो फिर साहब इतने महंगे महंगे सूट, इतनी ये सब चीजें कहां से आ रही, और इतनी महंगी गाड़ियां सरकारी खर्चे से, महंगा दुनिया का सबसे महंगा प्लेन और सब कुछ लेंगे, सबसे ज्यादा सुरक्षा पे खर्च करेंगे। तो इस तरह की लूट है। तो इस देश को बोझ बन के बैठ गया हो जो प्रधानमंत्री, आप सोचिए। इसके बाद में तमाम चीजों को लड़ाने तोड़ने और सब चीजों की पूरी कार्रवाई चलती है। तो ये सरकारें हैं, और ये सरकारें हों तो आपको सोचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे ऐसे नेता हैं जिनको देख के लगता है जाहिली बिल्कुल है। भले ही वो बड़े पदों पे रह लिए हैं या बड़ी चीजों में रह लिए हैं, न बात करने की तमीज है, न किसी चीज की तमीज है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे के अभी क्या कर, ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। किसी को भी कुछ भी कह देंगे। तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, उम्मीद करते हैं एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उम्मीद करते हैं कि एक भाषा का तो संयम होगा, पढ़े लिखे भी हैं कथित रूप से, लेकिन जब वो बोलते हैं तो दूसरी पार्टी के नेताओं को सार्वजनिक कैमरे में प्रेस से कि उसे किसी को चिरकुट बोल देते हैं, किसी को तुच्छ बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मतलब लगता है कि इससे जाहिल, ऐसे जाहिल लोग हमारे देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होने लगे हैं। यह दौर आ गया है। आप सीखिए राहुल गांधी से। राहुल गांधी यदि क्रिटिसाइज करते हैं अडानी को, मोदी को, तो उनको भी जी लगा के करते हैं। वो सभ्यता सीखिए। लेकिन शायद सभ्यता तो आपके उसमें है नहीं, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन आपकी असभ्यता और इन सब चीजों का, और जो बकबक 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 आपने बोला, उसका नतीजा क्या हुआ? आज आप पलट गए एकदम से। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है, तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी।
अगर हमारी पार्टी का कोई नेता कोई गलत ट्वीट करे, कोई गलत भाषा इस्तेमाल करे, तो मैं उसको रोकूंगा। नहीं, कांग्रेस की बात तो माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी भाई? वास्तविकता ये है कि आपकी जमीन खिसक रही है, आप डर रहे हैं। जो राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का विषय छेड़ दिया है, उससे आपकी हालत बिगड़ गई, क्योंकि जो तमाम पिछड़ी जातियां हैं वो अपने हक की बात करने लगी, क्योंकि हक सिर्फ कुछ जातियों ने मार लिया है, बाकी तो चले गए, रह गए। तो एक यह आपको डर सताने लगा है। दूसरा, मुस्लिम्स आपसे खिसक रहा है, क्योंकि मुस्लिम्स के साथ आपने जिस तरीके से किया है, इस बात को मुस्लिम्स जान रहे हैं और देख रहे हैं, तो वो आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तीसरा, ये जो आप बातें करते हैं, जिस तरीके से करते हैं, आप ना अपने पार्टी के रहना, परिवार के रहना, किसी के रहना, आपने सिर्फ अपने लिए जीने का काम किया है, जैसे नरेंद्र मोदी करते, अपने अलावा आपको कुछ नहीं दिखता है। यही वजह है कि आपके अपने लोग भी आपको छोड़ के जाने को। दूसरी तरफ आप देखिए, या आप ही नहीं है, आपके तमाम सारे विद्वान लोग जो हैं, राम गोपाल देखिए उसी तरीके की बात करते हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के लिए जो शब्द कहते हैं, सुन के लगता है कि क्या ये प्रोफेसर है? तो मतलब शर्म आती है। उसके बाद में आपका वो आईपी सिंह है, जो भाजपा का हुआ करता था, भाजपा से निकाल दिया गया था संगी, वो किस तरीके से जाहिलतापूर्ण गंदी बातें करता है। राहुल गांधी के लिए, जिसको पूरी दुनिया आज मानती है कि सबसे हिंदुस्तान का विद्वान और सबसे अच्छा नेता है, उसके लिए वो क्या कहता है? वो कहता है कि वो मंदबुद्धि और न जाने क्या क्या। अब इनसे लगता है कि आपके यहां सब इसी तरीके से बने और इस तरह के लोग हैं यदि आपके यहां, तो बड़ी शर्म आती है। लेकिन वहीं देखिए, जिसके लिए आपने इतने गंदे शब्द कहे, उसने भी कहा कि ठीक है, आपके संस्कार हैं, आप अपने पिता के नहीं हुए तो किसी और के क्या होंगे। सच्चाई कही। मैं भी इसको कहता हूं कि मेरे भी शब्द हैं, आप मान लीजिए, तो आप किसी के नहीं हो सकते। लेकिन उसने कहा यदि हमारी किसी बात से आपको तकलीफ हुई या किसी बात से आपको लगता है कि वो हुआ, तो मैं उसके लिए फिर भी क्षमा मांगता हूं, क्योंकि बड़े उद्देश्यों के लिए छोटी छोटी चीजें वो होनी चाहिए। बहुत बड़े दिल को दिखाया उन्होंने, अजय राय। मैं सलाम करता हूं अजय राय। और कांग्रेस पार्टी ने अजय राय को बुलाया कि आइए डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या करना है, क्या रणनीति। तो ये चीजें ठीक है, लेकिन इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। आपके बराबर का ही है, आप भी क्षेत्रीय नेता है, वो भी क्षेत्रीय नेता है, आप भी प्रदेश स्तर की पार्टी के हैं, वो भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, आपसे बड़ा ही है, वो भी मंत्री रहा है। तो कुछ चीजों का आपको भी समझना चाहिए, लेकिन आपकी समझ है नहीं उस स्तर की, तो क्या कहें। क्योंकि एक कहावत है, वो मैं कहूंगा नहीं, मेरे गांव में कही जाती है। तो बस इतना जरूर कहूंगा कि आप जैसे लोगों के कारण ही इस तरह के धर्म और सारी चीजें बेचने वाले गंदे लोग सत्ता में, लूट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार और सब चीजों में आप जैसे लोग ही रहे हैं। स्थिति क्या है आज? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी आपके खिलाफ ईडी, सीबीआई और सबकी कार्रवाई करते हैं? क्यों आपके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामले वो वापस ले लेते हैं कोर्ट से, जबकि आपके खिलाफ पुख्ता सबूत थे? वजह साफ है, इसलिए क्योंकि आपका इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है, और गांधी नेहरू परिवार के लिए, कांग्रेस के लिए, और आप खुद बीजेपी के एजेंट के तौर पे दिखाई देते हैं। इसलिए अभी संभाल लीजिए, वक्त है। यदि संभलेंगे तो आप भी सम्मान से होंगे, अन्यथा आप अपने लिए ठौर ढूंढिए। तो यह सत्य है, इसको समझना होगा। जय हिंद।